नमस्कार। बीएससी कृषि ऑनर्स, बीएससी कृषि के समस्त छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वैसे तो ये मेरा पहला वीडियो है और वीडियो का टॉपिक है कैटेगरी ऑफ प्लांट डिजीजेज ऑब्लिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज। यह टॉपिक दो कोर्स में है बीएससी एजी के। पहला है जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। दूसरा है जो कि थर्ड सेमेस्टर में है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इन दोनों कोर्स में ये टॉपिक कॉमन है। इस YouTube चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो में हिंदी माध्यम के छात्रों का ध्यान रखा गया है। ये देखिए, सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस के नाम से है और ये थर्ड सेमेस्टर का है। यहां पर ये कैटेगरी ऑफ प्लांट डिजीजेस के नाम से ये है। आइए अब अपने कोर टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें की है कैटेगरीज ऑफ प्लांट डिजीजेस या क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। ठीक। क्लास प्लांट डिजीज को मोटे तौर पे 7 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, 1 से लेकर 7 तक। इनको और भी भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग 7 भागों में अध्ययन करेंगे। जिसमें कि पहला है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पैथोजन। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पैथोजन का अर्थ ये है कि पैथोजन किस प्रकार के हैं। पैथोजन है या तो फंजाई हैं, या बैक्टीरिया हैं, या वायरस हैं, वायरॉइड्स हैं, या हेनरोगैमिक प्लांट पैरासाइट हैं। किस तरह के पैथोजन हैं, आगे स्लाइड में इन सभी के उदाहरण सहित वर्णन किया गया है। अगला है बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड। पौधे के कौन से पार्ट अफेक्ट हुए हैं, इस आधार पे भी कैटेगरी बनाई गई है। जैसे कि मोटे तौर पे देखा जाए तो कुछ इन्फेक्शन लोकलाइज्ड होते हैं या सिस्टेमिक होते हैं। या सिस्टेमिक होते हैं। जो लोकलाइज इन्फेक्शन होते हैं ये पौधे के किसी पार्ट में ही सीमित रहते हैं। जैसे कि पत्ती में है तो पत्तियों तक ही सीमित हैं, स्टेम पे हैं तो स्टेम पर ही सीमित हैं, अन्य भागों को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जबकि सिस्टेमिक इन्फेक्शन में क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट आपका प्रभावित हो जाता है, पूरा यहां से यहां जितने प्लांट है पूरे में लक्षण दिखाई पड़ते हैं रोग के। ठीक है, जैसे कि टिपिकल सिम्टम एक तरह से मान लीजिए तो ड्वार्फिंग जब होती है तो पूरा प्लांट छोटा पड़ जाता है। अगला है हमारा बेस्ड ऑन द परपिचुएशन एंड स्प्रेड। परपिचुएशन एंड स्प्रेड का मतलब यह है कि ऑफ सीजन में रोग कारक या रोग कहां जीवित रहते हैं। ये जीवित रहते हैं आमतौर पे सॉइल में। कहां जीवित रहते हैं और कैसे फैलते हैं, सॉइल में, सीड में, या एयर के माध्यम से फैलते हैं। और इन माध्यमों से फैलते भी हैं सॉइल के माध्यम से, जब कोई किसी मिट्टी जो कि इन्फेक्टेड है उसमें रोग कारक पड़े हुए हैं, यदि उसमें कोई स्वस्थ पौधा लगाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और रोग प्रकट करते हैं। उसी तरह से जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले हैं, ये सीड में पड़े रहते हैं और जब हम उस सीड की बुआई करते हैं तब ये दिखाई पड़ते हैं, तब इनके लक्षण स्पष्ट होते हैं। फिर एयर के माध्यम से तो रोग फैलते ही फैलते हैं, जैसे कि हुआ आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एयर के माध्यम से फैलता है। अगला है बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय पैथोजन। बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, पौधे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं पैथोजन का इन्फेक्शन होने के कारण, पैथोजन के संक्रमण के कारण पौधे किस प्रकार के चिन्ह और लक्षण दिखाते हैं अपने ऊपर। यहाँ दो चीजें हैं, सिम्टम्स और साइन, ये समझते हैं। सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए कोई
प्लांट है या पत्ती है। जब किसी रोग का इन्फेक्शन, रोग का संक्रमण होता है तो आमतौर पे स्पॉट्स बनते हैं। ठीक है, स्पॉट्स बनते हैं, पत्तियों पे स्पॉट्स बनने लगते हैं, पत्तियों पे स्पॉट्स बन दिखाई पड़ते हैं हमें। साइन क्या होता है? साइन ये होगा कि स्पॉट्स तो बनेंगे ही, उसके साथ साथ हमें उस पे चेंज कर लेता हूं। हाँ, मान लीजिए इस तरह से हमें पत्तियों पे पैथोजन का अंग भी दिखाई पड़ता है। मान लीजिए कि जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है तो उसमें हमें पत्तियों पे स्पोर्स दिखाई पड़ते हैं सफेद रंग के। डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है तो पौधों के पत्तियों के निचली सतह पे माइसीलियम दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस तरह से जब पौधों का कोई अंग दिखाई पड़े तो उसे साइन कहते हैं। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ प्लांट इन्फेक्टेड। ये एक कैटेगरी बनाई गई है, जैसे कि किस प्रकार क्रॉप को एक समूह में बना के, जैसे कि सीरियल क्रॉप हुए, फोरेज है, चारे वाली फसलें, फोरेज क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स, फ्लावर क्रॉप्स, इस तरह से कैटेगरीज बनाई गई है और उसमें कौन कौन से रोग इन्फेक्ट करते हैं इस आधार पर भी एक कैटेगरी बनाई गई है। उसके बाद है बेस्ड ऑन द इन्फेक्शन प्रोसेस। इन्फेक्शन किस प्रकार का है? इन्फेक्शन कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है? और आसान भाषा में बताते हैं, जैसे कि एक पौधे स्वस्थ पौधे से संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे में, मान लीजिए कि ये पौधा संक्रमित है और ये पौधा स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है। यदि इसमें से इसमें रोग ट्रांसफर हो जाते हैं, स्वस्थ पौधे संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे में रोग ट्रांसमिट होते हैं, तब ये कहलाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग। ठीक है, यदि दो पौधे हैं, यदि दो पौधे हैं, एक संक्रमित है और एक संक्रमित नहीं है, एक संक्रमित है और ये संक्रमित नहीं है, इसमें से इसमें रोग का ट्रांसफर यदि ना हो तो ये कहलाते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ये एक कैटेगरी बनाई गई है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। अगला है बेस्ड ऑन अकरेंस, उपस्थिति के आधार पे, रोग कारक की रोग की उपस्थिति के आधार पे, क्षेत्र विशेष में उपस्थिति और आक्रामकता दोनों के आधार पर एक कैटेगरी बनाई गई है। मान लीजिए कोई रोग, ऐसा देखा जाता है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कि किसी क्षेत्र विशेष में ही सीमित रहते हैं और बहुत हल्के लक्षणों वाले होते हैं, मीडियम टू सीवियर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। ये हमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही दिखाई पड़ता है और देश के अन्य भागों में आमतौर पे नहीं दिखते, तो ये कहे जाते हैं एंडेमिक डिजीज। अगला है इपिडेमिक डिजीज, जो कि पूरे कंट्री लेवल पे दिखाई पड़ते हैं और कभी कभी ये बहुत ज्यादा आक्रामक भी रहते हैं। फिर आते हैं स्पोरेडिक डिजीजेस। स्पोरेडिक वो डिजीज उन्हें कहे जाते हैं जो रोग आमतौर पे अनियमित प्रकार की होती है, मतलब कि ये ऐसा नहीं कि साल दर साल इसका इन्फेक्शन हो रहा है, कभी किसी साल इन्फेक्शन आया, कभी किसी साल इन्फेक्शन नहीं आया, तो ये स्पोरेडिक है, छिटपुट डिजीज ये पाए जाते हैं, ये बहुत आक्रामक नहीं होते। और सबसे लास्ट में है पैंडेमिक। पैंडेमिक कैटेगरी वो होती है जो कि कोई एक डिजीज है जो कि एक महाद्वीप स्तर में फैल गई है, मतलब एक महाद्वीप में पाए जाने वाले सभी देशों में इस रोग को पाया जाता हो, तब वह पैंडेमिक कैटेगरी के डिजीज होते हैं। आते हैं अपने अगले स्लाइड पे।
ये है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पैथोजन, जिसमें कि पहला है कवक। कवक क्या है ये देख लेते हैं पहले। कवक सर्वप्रथम तो एक जीव है, ये जानते हैं, ठीक है। जीव है और इसका सेल यूकैरियोटिक प्रकार का सेल पाया जाता है फंजाई में। ये ए क्लोरोफिलस नेचर के होते हैं। ए क्लोरोफिलस का अर्थ है कि क्लोरोफिल विहीन होता है इनका सेल, जिसके कारण कि यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और यह हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक वही है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और यह किसी दूसरे जीव पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे कि मनुष्य। मनुष्य भी हेटेरोट्रॉफिक है। हम भी अपना भोजन या तो एनिमल्स से या पौधों से प्राप्त करते हैं। फिर है सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। इनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। जैसे प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज के बने होते हैं, वैसे ही कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। फिर है डेवलप इन फिलामेंटस ब्रांचेज। ये फिलामेंट ब्रांच के रूप में, फिलामेंट के रूप में इनका विकास होता रहता है। जैसे कि ये हम देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये एक फिलामेंट की तरह है, एक ट्यूब नुमा भी कह सकते हैं। फिलामेंट की तरह इनका ग्रोथ हो रहा है ये, ठीक है। ये फिलामेंट है इनका। ये इनके स्पोर हैं, ये जो बन रहे हैं ये स्पोर हैं इनके, ठीक है। तथा प्रजनन इनका स्पोर के माध्यम से होता है। ये स्पोर मैंने बताया ना आपको, ये स्पोर है इनका। जो है प्रजनन स्पोर के माध्यम से होता है। स्पोर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। जैसे कि प्लांट के केस में, पौधे के केस में बीज उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वैसे ही कवक के केस में स्पोर इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस स्लाइड में कवक जनित बीमारियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नाम के कवक के कारण होता है। ये कवक का नाम है, ठीक है। ये रोग का नाम है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये रोग का नाम है और ये उस कवक का नाम है, ठीक है। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, कि मैंने इनका साइंटिफिक नेम भी हिंदी में लिख रखा है, जिससे कि उनको पढ़ने और याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेकिन एक सलाह भी है कि ये अंग्रेजी वाला भी याद रखें। अंग्रेजी में किस तरह से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस लिखा जा रहा है, इसे भी वो ध्यान में रखें, बिल्कुल, ठीक है। अगला है रेड रॉट ऑफ सुगर केन, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। येलो रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई। ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी, पायरिकुलेरिया पोराइजी। वैसे अब नए एडिशन के बुक में ये मैग्ना पोर्थियोराइजी के नाम से भी लिखा आ रहा है। मैग्ना, मैग्ना पोर्थी इनका परफेक्ट स्टेज है, ठीक है। अगला है शीथ ब्लाइट ऑफ पैडी, राइजोक्टोनिया सोलेनी। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, अल्ब्यूगो कैंडिडा। फॉल्स स्मट ऑफ पैडी, अस्टिलेजिनोइडिया वायरेंस। अर्गट ऑफ बाजरा, ये है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है। पिछली स्लाइड्स में फंगल डिजीज के नाम बताए गए थे, यहाँ पर उनके सिम्टम्स दिखाए गए हैं। जैसे पहला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये है उसके सिम्टम। सिम्टम ये है, ये नेक्रोसिस एरियाज हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो पत्ती पे वाटर सोक्ड एरिया बनते हैं, वाटर
वाटर सोक्ड एरिया, सबसे पहले ये बनता है। उसके बाद नेक्रोसिस सिम्टम्स बनते हैं, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, नेक्रोसिस सिम्टम्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर सोक्ड सिम्टम्स इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे कोई कागज है, कागज पे तेल का एक बूंद गिर जाए या पानी का एक बूंद गिर जाए, तो वो धब्बा जिस तरह से दिखाई पड़ता है, पानी पानी के बूंद गिरा हुआ वो धब्बा, वो थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट सा दिखाई पड़ता है। तो वही एक तरह से वाटर सोक्ड एरिया है, उसी को हम वाटर सोक्ड एरिया कहेंगे। ठीक वैसा ही हमें पत्ती पर भी दिखाई पड़ता है, यह है वाटर सोक्ड एरिया। फिर यदि अनुकूल जलवायु परिस्थिति बनी रहती है तो ये पैथोजन, ये रोग और ज्यादा बढ़ता है और करीब 2 दिन में पूरी पत्तियों को झुलस जाते हैं, पूरी पत्तियों को झुलसा देते हैं। सिम्टम्स आलू के ट्यूबर पर भी आते हैं, ये आप देख सकते हैं। पहले तो ये सिम्टम आलू के अपर लेयर पर होते हैं, उसी तरह से आते हैं, वाटर सोक्ड एरिया बनते हैं और नेक्रोसिस होता है। फिर यदि अनुकूल जलवायु परिस्थिति बनी रहती है तो ये सिम्टम अंदर की तरह बढ़ते चले जाते हैं और पूरे आलू को खराब कर देते हैं। इसी तरह से है रेड रॉट ऑफ सुगर केन। रेड रॉट ऑफ सुगर केन होता है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के कारण। इसमें ये जैसे कि ये गन्ने की पत्ती है और ये मिड रीब है, मिड रीब पे इस तरह के लाल रंग के स्ट्रिक दिखाई पड़ते हैं, थोड़े थोड़े जगह जगह पे ये लीजन्स बने रहते हैं। जब डिजीज और बढ़ती है तो ये सारे फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं और ये काफी लंबा हो जाता है। ठीक है। वैसे ही यदि गन्ने के तने को काट कर खोला जाए, लंबे से काटा जाए और खोला जाए, तो आप देखेंगे कि वैस्कुलर बंडल के ऊतक भी लाल हुए पड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, ये देखिए। ऐसे ही अर्गट ऑफ बाजरा, अर्गट ऑफ बाजरा क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस के कारण होते हैं। इसमें क्या होता है, जो अर्गट बाजरे की बाली होती है, उसमें जो स्पाइकलेट्स होते हैं, एक तरह से फ्लावर मान लीजिए आप, स्पाइकलेट्स होते हैं, स्पाइकलेट से हनी ड्यू के ड्रॉप्स निकलते हैं धीरे धीरे। हनी ड्यू मत शहद के तरह ड्रॉप गिरते रहते हैं, ये कुछ दिनों बाद काले हो जाते हैं और पूरे बाली को कवर कर लेते हैं। ये है व्हीट रस्ट, व्हीट येलो रस्ट। इसमें क्या होता है कि ये जैसे आप ये देख रहे हैं पीले रंग के, जैसे कि किसी पत्ती पे हल्दी हल्दी गिरा दी गई हो, ये इस तरह के दिखाई पड़ते हैं। ये एक्चुअली इनके यूरोडोस्पोर्स होते हैं। ठीक है। और ये हवा के माध्यम से फिर स्वस्थ पौधे पर जाते हैं और उन्हें भी प्रभावित करते हैं। ये है अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो। ये होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। इसका एक टिपिकल सिम्टम ये है कि पत्तियों पर हमेशा एक टारगेट बोर्ड की तरह सिम्टम्स बनते हैं। ऐसे टारगेट बोर्ड जैसे कि आपने देखा होगा कि जिस पे निशाने लगाते हैं, बंदूक से निशाना लगाया जाता है, उस तरह का एक टारगेट बोर्ड सिम्टम बनता है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है। ये है ब्लास्ट ऑफ पैडी, ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी। ये होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण या मैग्नापोर्थी ओराइजी के कारण। इसमें क्या होते हैं कि ये बोट शेप या आई शेप सिम्टम बनते हैं। ये आई शेप, ये इस तरह के सिम्टम्स बनते हैं पत्तियों पे, जिसका कि भीतरी भाग ग्रे कलर का होता है, ये ग्रे होता है और बाहरी भाग लाल रंग लिए हुए होते हैं। ये बाहरी भाग ये लाल रंग लिए हुए होते हैं, ये देख सकते हैं आप, बाहर में लाल रंग सा है और अंदर में ग्रे कलर का है। ये है शीथ ब्लाइट ऑफ पैडी। ये होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई के कारण। इसमें लीजन्स बनते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल लीजन बनते हैं लंबवत में। जैसे जैसे ये शीथ बढ़ते चले जाते हैं, ये लीजन्स बढ़ते चले जाते हैं, ये इस तरह के देख सकते हैं ये सिम्टम्स। ये है फॉल्स स्मट ऑफ राइस। ठीक है, अस्टिलेजिनोइडिया वायरेंस या ओराइजी भी लिखते हैं। इसमें ये स्मट बाल बनता है, ये स्मट बाल, ये इसके टिपिकल सिम्टम है।
स्मट बाल आप देख सकते हैं। ये पहले पीले रंग के होते हैं, बाद में ये काले हो जाते हैं, ये सारे के सारे काले हो जाते हैं। अब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उस पर डिस्कशन किए जाएंगे। ठीक। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव। इसका जो सेल वॉल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकान का बना होता है और ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया था कि फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, उसी तरह से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये पेप्टाइडोग्लाइकान के बने होते हैं और ये बाइनरी फिजन द्वारा इनमें रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फिजन मेथड यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे कि कोई एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, उसमें ये जो राउंड शेप दिखाई दे रहा है ये उनका क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम पहले रेप्लिकेट होते हैं और अपनी कॉपी बनाते हैं और क्या होता है कि ये रॉड शेप बैक्टीरिया की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर क्या होता है कि इसमें बीच में एक कंस्ट्रिक्शन होता है, कटाव सा बनता है। यहाँ ये जैसे आप देख पा रहे हैं ये कटाव बनता है और ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ये बेहद सिंपल रिप्रोडक्शन का मेथड है बाइनरी फिजन। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया में इसी माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। अब बैक्टीरिया जनित बीमारियों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिसमें पहला है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी। ये होता है जेंथोमोनास ओराइजी के कारण। इसके सिम्टम ये देख लेते हैं। ये जो पत्ती है ये धान की पत्ती है और इस रोग की शुरुआत हमेशा यहाँ टिप से होता है। ये टिप से, वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ बना देता हूँ। ये मान लीजिए लीफ है और यहाँ से बैक्टीरिया एंटर करते हैं। अक्सर बैक्टीरिया यहाँ से एंटर करते हैं और नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं और ये नीचे की ओर जलता चला जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं। ये नीचे की ओर जलते चले जाते हैं। दूसरा है कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो। कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो में क्या देखने को मिलता है? ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस इसके बीज के कारण और ये मुंबई में पहली बार देखा गया था। ये एल्कलाइन सॉइल में ज्यादातर लगते हैं। एल्कलाइन सॉइल में यदि पोटैटो की खेती की जाए तो ये रोग ज्यादातर दिखाई देते हैं। इसमें क्या है कि ये आलू पर ये कॉर्की आउटग्रोथ दिखाई पड़ता है। कॉर्की आउटग्रोथ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे लकड़ी की छाल होती है, छाल की तरह एक आउटग्रोथ हो जाता है, छाल की तरह एक ग्रोथ पाया जाता है पोटैटो के ट्यूबर्स पे। ठीक है। अब है अगला फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। ये होता है इरविनिया माइलोवोरा के कारण। फिर है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, पीवी कंपेस्ट्रिस। इसमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो रोग की शुरुआत होती है वो हमेशा मार्जिन से होती है, लीफ मार्जिन। ये है लीफ मार्जिन आपके और यहीं से रोग की शुरुआत होती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये लीफ मार्जिन है और यहाँ से डिजीज की शुरुआत हो रही है। ठीक है। ऐसा ही कुछ इसमें भी हो रहा था। ये भी जेंथोमोनास के कारण होता है और ये भी जेंथोमोनास के कारण होता है। ये यहाँ से पैथोजन एंटर करते हैं एक्चुअली और जब एंटर करते हैं तो यहाँ क्लोरोसिस होता है, उसके बाद ये पत्ती सूखती चली जाती है। ठीक है। फिर है वाइल्ड फायर ऑफ टोबैको। ये होता है स्यूडोमोनास सिरिंजी, पीवी टेबेकाई से होते हैं। ये भी, ये इसमें लीफ स्पॉट्स वगैरह बनते हैं। ठीक है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस जो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर हैं ये भी एल्कलाइन सॉइल में ज्यादा सीवियर होते हैं। अब आते हैं अगले पैथोजन की तरफ। ये है वायरस। वायरस क्या होते हैं? आईसीटीवी के अनुसार, इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस के अनुसार, वायरस वह प्राथमिक मूल कण है जिसमें जीवन के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि जीनोम का होना और बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता रखना। चूंकि हम जानते हैं कि वायरस जीवित और मृत के बीच की कड़ी है, तो ये
बिल्कुल ही प्रारंभिक कण माना जाता है। आसान शब्दों में देखा जाए वायरस की कंपोजिशन क्या है तो बता देते हैं। वायरस एक वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट इनसे मिलके बने होते हैं तो इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड में से या तो जो न्यूक्लिक एसिड होंगे उनमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे किसी एक वायरस में। और प्रोटीन कोड को कैप्सिड भी कहा जाता है। प्रोटीन कोड को कैप्सिड भी कहते हैं। इस प्रकार इन्हें न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहा जाता है। और एक जो मेच्योर वायरस के कण हैं, मेच्योर वायरस के कण को वायरॉन कहते हैं। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इनका जीनोम है, ये जीनोम है और ये इनका प्रोटीन कोट है जो कि जिससे कि ये हमेशा घिरे रहते हैं। ठीक है, आइए वायरस जनित बीमारियों के कुछ नाम जान लेते हैं। जैसे कि पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये ऐसा वायरस है जो पहली बार खोजा गया था। बीजे रिंग को श्रेय दिया जाता है इसके डिस्कवरी के लिए। इनके ये सिम्टम आप देख सकते हैं, ये है सिम्टम। ठीक, इसमें होता क्या है, मोज़ेक जो शब्द है, मोज़ेक शब्द का अर्थ होता है कि रंगों का एक रैंडम पैटर्न बन जाना। ठीक है, कुछ रंगों का रैंडम पैटर्न बन जाना। हालांकि यहाँ पे दो रंगों का है, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन का एक रैंडम सा पैटर्न बन गया है, देख सकते हैं आप। दूसरा है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस में भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से एक पैटर्न बने हुए हैं। रैंडम पैटर्न बनते हैं, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होते, कुछ भी बन जाते हैं। बस दो तीन रंगों के एक अलग से पैटर्न आपको दिखते हैं, जैसा कि नॉर्मली नहीं दिखाई पड़ता है पौधों पे, वैसा कुछ अलग सा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, एक पैटर्न सब बने दिखेंगे। ठीक है, तीसरा है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा स्पष्ट है। लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का एक पैटर्न सा रैंडम सा बना हुआ है यहाँ और स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, अगला है ओकरा येलो वेन मोज़ेक वायरस। यहाँ पर भी देखिए मोज़ेक का एक पैटर्न सा बना हुआ देख सकते हैं, डार्क ग्रीन और येलो का देख मान लीजिए, इसे येलो रंग, येलो कलर और ग्रीन कलर का एक पैटर्न सा देख रहे हैं। और इसमें एक चीज और होता है कि ये जो वेन्स होते हैं, जो शिराएं होती हैं भिंडी के पत्तियों की, वो उनमें क्लोरोसिस हो जाते हैं, उनमें रंग खत्म हो जाते हैं। ये जो आप शिराएं देख रहे हैं ये सारे येलो हो जाते हैं, देख लीजिए ये येलो हो जाते हैं। ठीक है, अगला है चिली लीफ कर्ल वायरस। चिली लीफ कर्ल वायरस में क्या होते हैं कि ये पत्तियों के जो किनारे होते हैं, लीफ मार्जिन्स कहते हैं, ये अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये आप देख सकते हैं, पत्तियों के ये किनारे हैं, ये अंदर की ओर मुड़ रहे हैं। ये देखिए, ये किनारे अंदर की ओर मुड़ना शुरू हो गए हैं। इसमें भी ऐसा ही है। ठीक है, अब अगला पैथोजन देख लेते हैं। ये है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, इसको माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा गलत नहीं है, माइकोप्लाज्मा भी कह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा एक्चुअली ये डिस्कवर जब किया गया था तब ये माइकोप्लाज्मा ही है, तब ये माइकोप्लाज्मा के ही नाम से किया गया था। लेकिन जब हम इसको पौधों के केस में अध्ययन करते हैं
तब हम इसे फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। वैसे माइकोप्लाज्मा कहना उतना ही सही है जितना कि फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा क्या है? फाइटोप्लाज्मा बेसिकली बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन इसके लक्षण थोड़े से अलग हैं। तो बैक्टीरिया में ही इनको अलग एक कैटेगरी दे दी गई है। ये भी होते हैं, फाइटोप्लाज्मा भी होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होता। प्लियोमॉर्फिक होता है, प्लियोमॉर्फिक ऐसा है कि प्लियोमॉर्फिक से इस तरह समझिए जिसका कोई निश्चित शेप ना हो। ऐसा होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण या न्यूट्रिशनल कंडीशन के कारण या अपने लाइफ साइकिल के दौरान अपने शेप को बदलते रहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव को प्लियोमॉर्फिक शब्द दिया गया है। चूंकि इसमें सेलवाल नहीं होता है, प्लियोमॉर्फिज्म जो इफेक्ट है ये पाया ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें सेलवाल नहीं होते हैं। सेलवाल का काम क्या है कि ये उनके एक विशिष्ट आकृति को बनाए रखने में मदद करती है किसी भी सूक्ष्म जीव के। और इसमें जो है फाइटोप्लाज्मा में चूंकि सेलवाल नहीं होता है, इसलिए इनमें प्लियोमॉर्फिक नेचर देखा जाता है। ये सराउंडेड बाय 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये रेसिस्टेंट होते हैं पेनिसिलिन के प्रति। पेनिसिलिन के प्रति ये रेसिस्टेंट शो करते हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जैसा कि सभी लोग जानते हैं, और इनमें रेसिस्टेंस इसलिए पाया जाता है क्योंकि पेनिसिलिन अटैक करता है सेल वॉल के ऊपर। पेनिसिलिन सेल वॉल पे अटैक करता है, और इसमें सेल वॉल चूंकि नहीं पाया जाता, इसलिए ये रेसिस्टेंस शो करते हैं पेनिसिलिन के प्रति। और ये जबकि ये सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति। ये भी एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन क्या करता है कि किसी सेल के राइबोसोम पे अटैक करता है। राइबोसोम के 30S राइबोसोम पे अटैक करते हैं ये। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम पे अटैक करते हैं। ये करते क्या है कि एमिनो एसिटिल टीआरएनए को एमआरएनए के संपर्क में आने से रोक देते हैं। इनके संपर्क को ये रोक देते हैं, जिसके कारण कि आगे की प्रक्रिया रुक जाती है और साइटोप्लाज्मा इसके प्रति रेसिस्टेंट संवेदनशीलता दिखाता है। ये आप जैसे कि इस आकृति में देख सकते हैं, ये है, और ये एक इंडिविजुअल है, सांकेतिक आकृति है ये 3 लेयर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 लेयर हैं सेल मेम्ब्रेन के। ये है राइबोसोम इनका, ये है आरएनए, ये है डीएनए। ठीक है। अब फाइटोप्लाज्मा के कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। पहले हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। दूसरा है सिसमम फिलोडी। तीसरा है सुगर केन ग्रासी सूप। चौथा है एस्टर येलो। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में क्या होते हैं कि पत्तियां छोटी हो जाती हैं, जैसा नाम में भी है लिटिल लीफ। पत्तियां छोटी हो जाती हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, इसके जो फ्रूट निकलते हैं वो काफी सख्त होते हैं, खाने योग्य नहीं रहते अगर इस रोग से अफेक्टेड हो जाते हैं पौधे। तो ये देख रहे हैं पत्तियां छोटी हो जाती हैं, और ये गुच्छों में दिखाई पड़ते हैं, बंच। ऐसे ही देखिए सिस्मम फिलोडी में भी ये हैं, पत्तियां देखिए छोटी रह गई हैं और ये गुच्छों में दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रासी सूट ऑफ सुगर केन में भी क्या होता है, इसमें टिलरिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। टिलरिंग काफी ज्यादा होने लगती है और पत्तियों में क्लोरोसिस खूब होते हैं। एल्बिनो इफेक्ट भी दिखता है पत्तियों में, और ये घास की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सुगर केन का पेड़ है, सुगर केन का पौधा है, सॉरी। इसमें ये देखिए एस्टर येलो इन सनफ्लावर। सनफ्लावर में एस्टर येलो का जो इफेक्ट है, एस्टर येलो माइकोप्लाज्मा का, इसमें ये आप देख पा रहे हैं कि
ये जो लीव्स पेटल्स हैं ये अनएक्सपेक्टेड लोकेशन पे इनके ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। इस इफेक्ट को फिलोडी इफेक्ट भी वैसे कहा जाता है। ये देख रहे हैं यहाँ पे लीव्स के ग्रोथ दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, अगला पैथोजन है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो है ये स्मॉल, लो स्मॉल में कितना स्मॉल, ये वायरस से भी छोटे होते हैं वायरॉइड्स, और इतने छोटे कि ये केवल 246 से 434 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी काफी हल्का होता है, काफी कम होता है। ये मान लीजिए इतने होते हैं, 75,000 से 1,30,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। ये रेंज है, ये भी रेंज है। ठीक है, हाईली इन्फेक्शियस सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे नेवर कंटेन कोर प्रोटीन, दे इनमें कोई कोर प्रोटीन नहीं पाया जाता, कोर प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे नेक्ड आरएनए भी कहते हैं। नेक्ड आरएनए, नेक्ड आरएनए कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नेक्ड आरएनए भी कहा जाता है। दे इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, किसी एनिमल या ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आमतौर पे इनका आरएनए जो होता है ये सर्कुलर शेप में होते हैं, इनका आरएनए इस प्रकार के रहते हैं। वायरॉइड पैथोजन के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे इसमें पहला है कोकोनट कदांग कदांग वायरॉइड। ये स्मॉलेस्ट नोन वायरॉइड है, 246 न्यूक्लियोटाइड है इनका। सबसे छोटा वायरॉइड यही है, कोकोनट कदांग कदांग वायरॉइड। इसके जैसे सिम्टम्स भी देख लेते हैं। पत्तियों पे पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, पीले चमकीले रंग के धब्बे बनते हैं शुरू शुरू में, बाद में ये मर्ज हो जाते हैं और ये स्पॉट्स बड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये स्पॉट्स एक दूसरे में मिल मिल के बड़े होते चले गए। और तो और इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इनका, ये भी प्रभावित होता है। पहले तो इसमें फीमेल फ्लावर्स नहीं बनते, दूसरे के जो मेल फ्लावर्स बनते हैं वो भी टूट के गिर जाते हैं। अगर कोई नट बनता है तो वो भी टूट जाता है। नट वैसे बनता ही नहीं, बनता भी है तो वो भी गिर जाता है। और तो और इसमें जो है कि जो आप नारियल का शेप जो होता है वो भी राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। आमतौर पे नारियल का जो डिस्टल एंड होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, त्रिकोण होते हैं इनके। जो मान लीजिए ये नारियल है, ठीक है, ये जो इनके डिस्टल एंड हम देखेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्रायंगुलर सा शेप होता है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। यहाँ पे इनका जो एंड है ये ट्रायंगुलर सा होता है। ये कोकोनट कदांग कदांग के इन्फेक्शन के कारण ये राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा है सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड। सिट्रस एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड में क्या है कि इसमें जो बार्क होते हैं सिट्रस के पेड़ के, ये वर्टिकली फटने लगते हैं। देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्टिकली फटने लगते हैं और स्केल शेप में फट जाते हैं पूरे पूरे बार्क। तीसरा है क्राइजेंथीमम स्टंट वायरॉइड। क्राइजेंथीमम स्टंट वायरॉइड में क्या है कि इनके पहले तो इनका पौधा छोटा रह जाता है, जैसा कि नाम में भी है स्टंट, पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियों पे धब्बे बनते हैं और फूल का रंग बदल जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये स्वस्थ फूल है और ये क्राइजेंथीमम स्टंट वायरॉइड से इन्फेक्टेड फूल है, जैसा कि देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड सबसे पहले डिस्कवर किया गया वायरॉइड है। इसमें क्या होता है कि ये पोटैटो का ये शेप बदल जाता है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें होते क्या है कि बीच में थोड़े से मोटे रहते हैं ये सिलेंडर की तरह, और किनारों पे जाके ये नैरो होते चले जाते हैं, सकरे हो जाते हैं किनारों पे।
यहाँ भी ऐसा ही दिखेगा, किनारों पे नैरो हैं, बीच में मोटे हैं, किनारों पे नैरो हैं, स्पिंडल की तरह बन जाते हैं। ठीक है, अगले पैथोजन पे आते हैं। ये है हमारा फेनरोगैमिक प्लांट पैरासाइट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट पैरासाइट भी कहते हैं। ये एक पुष्पीय पौधा ही होता है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक पौधा ही है, लेकिन ये पैरासिटिक प्लांट होते हैं। ये प्लांट ही, एक प्लांट ही दूसरे प्लांट को पैरासिटाइज करते हैं। ठीक है, ये एक पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो कि किसी दूसरे जीवित पौधे से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन पूरी तरह से नहीं बना पाते। कभी कुछ पौधे पूरा ही बना ले, सॉरी, कुछ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, कुछ पौधे पूरी तरह से दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इसमें एक ऑर्गन पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं, उसको हस्टोरिया कहा जाता है। हस्टोरिया क्या है? ये ऑर्गन ऑफ न्यूट्रिशन है। ये पेनिट्रेट करता है होस्ट के वैस्कुलर सिस्टम को, होस्ट के वैस्कुलर सिस्टम को पेनिट्रेट करते हैं ये, और वहां से एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं और लगातार पौधे का न्यूट्रिशन खींचते रहते हैं। इनको पैरासिटिक प्लांट पैरासाइट्स को लोकेशन, उनके न्यूट्रिशनल डिमांड, प्रकाश संश्लेषण के आधार पे, वैसे तो आमतौर पे 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है मोटा मोटी। पहला है जैसे कि ओरोबैंकी। ओरोबैंकी है, ये टोटल रूट पैरासाइट है, ये रूट पे रहते हैं। इनके जो हस्टोरिया होता है वो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों को ही पेनिट्रेट करता है और दोनों के साथ ही अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करता है और उससे न्यूट्रिशन और पानी लेते रहते हैं। वैसे ही टोटल स्टेम पैरासाइट भी यही करते हैं कि ये जाइलम और फ्लोएम दोनों को पेनिट्रेट करते हैं और उसके साथ अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इन दोनों में। सेमी रूट पैरासाइट ये स्ट्राइगा है। स्ट्राइगा में आमतौर पे और लोरेंथस, इन दोनों में आमतौर पे क्लोरोफिल पाए जाते हैं, लेकिन ये इफिशियंटली भोजन नहीं बना पाते। तो आंशिक तौर पे तो भोजन ये बनाते हैं। इसमें क्या होता है, फिर भी ये रूट पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये अपना फोटोसिंथेसिस तो कर लेते हैं, लेकिन वाटर और मिनरल्स के लिए ये रूट के साथ अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। और ये सेमी स्टेम पैरासाइट है, ये भी वही काम करते हैं। ये तने पर पाए जाते हैं और रूट के साथ, सॉरी, ये तने के साथ अपने रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। इनके भी हस्टोरिया सिर्फ जाइलम को पेनिट्रेट करता है, फ्लोएम को नहीं करता, उसमें से अपने वाटर मिनरल्स लेते रहते हैं। इन दोनों में पाए जाते हैं। थैंक यू। दिस विल बी कंटिन्यू।